नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। जीवन में कुछ कर गुजरने की चाहत रखने वाली नीरू को ससुराल से गए 8 साल हो गए थे। अपने 14 और 10 साल के बेटों सुधांशु और हिमांशु को जब उसे ससुराल छोड़कर जाना पड़ा था तब घर का वातावरण काफ़ी विषाक्त हो चुका था। लगने लगा था कि कभी भी कुछ अवांछनीय घट सकता है। वीरेंद्र, नीरू का पति, शुरू से ही मस्त मौला किस्म का इंसान था। बचपन से घूमना फिरना, सजना संवरना, नाचना गाना यही उसके शौक थे। घर का लाडला, माँ का दुलारा, मस्ती मस्ती में एमए करके गाजियाबाद में ही नौकरी भी करने लगा, जबकि उसका बड़ा भाई राकेश सरकारी नौकरी करता था और गाजियाबाद से बाहर ही रहता था। इस कारण भी माँ का लाड वीरेंद्र पर कुछ ज़्यादा बरस रहा था। पैसे की कमी नहीं थी। पिताजी की पेंशन और पैतृक मकान के 2 हिस्सों का किराया नियमित आमदनी थी। वीरेंद्र धीरे धीरे लापरवाह होने लगा। एक नौकरी छूटी, दूसरी ढूंढी। कभी इस सिलसिले में घर भी बैठना पड़ता था। पिताजी भुनाते, कहीं बाहर क्यों नहीं अप्लाई करते हो। माँ फौरन बोलती, एक बेटा तो बाहर ही रहता है, यह यहीं रहेगा। पिताजी चिल्लाते। घर गुस्सा होता जा रहा था। जाहिल भी हो गया था। 9 बजे से पहले सोकर नहीं उठता। 3-4 कप चाय पीता है तब इसकी सुबह होती। 11 बजे नौकरी पर जाएगा तो कौन रखेगा इसे। कितनी अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ दी, मैं कब तक खिलाऊंगा इसे। परंतु वीरेंद्र पर कोई असर नहीं होता। माँ बचाव करती, शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। कौन देगा इस निखट्टू को अपनी लड़की। पिताजी हथियार डाल देते, लेकिन सुंदर चेहरे मोहरे वाला निखट्टू वीरेंद्र प्रेम विवाह करके पत्नी ले आया। नीरू सुंदर थी। शादी के बाद वीरेंद्र और लाट साहब हो गया। अब शाम को कभी कभार ड्रिंक भी लेने लगा। शुरू में तो नीरू को अच्छा लगा, पर जब वीरेंद्र घूमने फिरने, पिक्चर वगैरह के लिए भी माँ से रुपए मांगता तो उसे बुरा लगता। वीरेंद्र नौकरी करता पर 6 महीने या साल भर से ज़्यादा नहीं टिकता। कभी निकाल दिया जाता तो कभी खुद छोड़कर आ जाता। कभी नौकरी जाने के गम में, कभी नौकरी मिलने की खुशी में, कभी किसी की वर्षगांठ पर। मतलब यह कि बेमतलब के बहानों से शराब पीना बढ़ता गया। 5 साल में 2 बेटे भी हो गए। बड़े भैया होली दिवाली पर आते भी तो मेहमान की तरह 1-2 दिन में ही वापस लौट जाते। कभी वीरेंद्र को समझाने की कोशिश करते तो बीच में फौरन माँ आ जाती। तुम सभी उस बेचारे के पीछे क्यों पड़े रहते हो। अब इसका समय ही खराब है तो इसे तो कोई क्या करे। कोई ढंग की नौकरी मिलती ही नहीं। तेरी तरह सरकारी नौकरी में होता तो यह सब क्यों सुनना पड़ता इसे। राकेश कहता, क्यों माँ, सरकारी नौकरी में काम नहीं करना पड़ता क्या। मेरा हर 4 वर्ष में ट्रांसफ़र होता है। कितनी परेशानी होती है। मकान ढूंढो, बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन करवाओ, बदलता परिवेश, बदलते लोग। आसान नहीं है सरकारी नौकरी। इन साहब का क्या है, ठाठ से घर में रहते हैं, खिलाने को आप लोग ही हैं। जब बैठे बैठे खाने को मिले तो कोई क्यों करेगा नौकरी। माँ बड़े बेटे को ही कोसती, बस बस रहने दे, जब देखो जली कटी सुनाता रहता है। कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ इसके लिए। राकेश बोला, अच्छी सी माने तो जहाँ काम ना हो, हुक्म बजाने के लिए नौकर हो, घूमने के लिए गाड़ी हो, शाम के लिए दारू हो। वीरेंद्र चिढ़कर बोला, देख लो माँ, इसलिए मैं इनके साथ नहीं बैठता हूँ। 2 दिन के लिए आते हैं और चिल्लाते रहते हैं। वीरेंद्र गुस्से से बाहर चला जाता। माँ बड़बड़ाती। पिताजी कभी राकेश का साथ देते तो कभी माँ का। बच्चे बड़े हो रहे, खर्चे बढ़ रहे थे, पर वीरेंद्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पिताजी अक्सर बड़बड़ाते रहते, खासकर जब बड़ा बेटा राकेश आता। मैं पेंशन से 2-2 परिवार कैसे पालूं। राकेश तुम ही कुछ भेजा करो, बच्चे स्कूल जाने लगे, कम से कम उनकी फीस तो दे ही सकते हो। राकेश झुंझलाते हुए कहता, मेरे खर्चे नहीं है क्या, तनख्वाह से मेरा भी बस गुजारा ही हो रहा है। आप तो जानते ही हैं कि कोई ऊपरी आमदनी भी नहीं है। चलाने दीजिए इसको अपनी गृहस्थी, किराए से या कैसे भी, अपने आप ठीक हो जाएगा। आप लोग चलिए मेरे साथ प्रयागराज। माँ बाबूजी उदास होकर कहते, बेटा भूखा मरते तू देख सकता है अपने भाई को,
माँ बाप नहीं देख सकते। हम तो करेंगे ही जितना हमसे हो सकेगा। तुझे सहायता नहीं करनी मत कर। किराए से बेचारे वीरेंद्र का खर्च कैसे चलेगा। राकेश के सब्र का बांध टूट गया और वह गुस्से में भरकर बोला, बेचारा? बेचारा क्यों है बेचारा? वह लूला है, लंगड़ा है, दिमाग से कमज़ोर है, क्या कमी है उसमें? अच्छी खासी नौकरियां छोड़ी उसने, किस वजह से? अपने आलस की वजह से ना। गाजियाबाद छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाएगा। क्यों? घर बैठे हलवा पराठा मिले तो कोई काम क्यों करे? आप लोगों ने ही बिगाड़ा है उसे। कभी सख्ती से नहीं कहा कि अपना परिवार स्वयं संभालो। कहा है बेटा, कई बार कहा है। अब पिताजी ने सफाई दी। पहले कहता था कि मैं कोशिश करता हूँ पर अच्छी नौकरी नहीं मिलती। अब कहता है कि घर छोड़ दूंगा, साधु बन जाऊंगा, आत्महत्या कर लूँगा। एक बार चला भी गया था, 2 दिन तक नहीं आया। तुम्हारी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। फिर माँ ने बड़े बेटे को उल्हाना दिया, तेरा क्या, तू तो आराम से बाहर नौकरी करता है। वह तो मेरी ममता थी जो इसे खींच लाई, वरना वह साधु बन गया था। माँ की ममता नहीं थी, भूख के थपेड़े थे माँ। पैसे खत्म हो गए होंगे लाट साहब के। राकेश चिल्लाया। ठीक है, यह बहस अब बंद करो। हमेशा की तरह माँ बड़बड़ाती हुई चली गई। वीरेंद्र और नीरू के झगड़े बढ़ने लगे। अक्सर मारपीट तक नौबत आ जाती। बच्चों के कोमल मन पर असर पड़ने लगा था। बड़ा बेटा सुधांशु गुमसुम हो गया था। छोटा बेटा हिमांशु जिद्दी और मनमोजी। नीरू ने खुद काम करना शुरू किया। कभी छोटी नौकरी की, कभी घर में अचार मुरब्बे बनाकर बेचे। इसके लिए उसे घर में से बाहर निकलना पड़ता। तब भी वीरेंद्र चिल्लाता, देखो 2 पैसे कमाकर कैसे नखरे दिखा रही, जैसे घर में भूखी मरती है। माँ, मैं तो कहता हूँ इसका मन ही नहीं लगता घर में। बाहर 10 लोगों से मिलती, रंग रलियाँ मनाती। माँ, जरा पूछो इससे कितनी कमाई करके लाती है। नीरू जवाब देती तो झगड़ा और बढ़ता। माँ अक्सर वीरेंद्र का पक्ष लेती और बहस मारपीट तक पहुँच जाती। बच्चे सहमे हुए होमवर्क करने का नाटक करने लगते। तभी वीरेंद्र को एक अच्छी एडवर्टाइजिंग कंपनी में स्थानीय प्रतिनिधि की नौकरी मिल गई। लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वीरेंद्र को अपनी कंपनी के लिए विज्ञापन लाने का काम करना था, पर उसके आलसी स्वभाव के कारण उसे विज्ञापन नहीं मिल पाते थे। इस काम में भी नीरू ने वीरेंद्र की मदद की और विज्ञापन मिलने लगे। अब होता यह कि जाना वीरेंद्र को होता, पर वह नीरू को भेज देता। नीरू बहुत ही मेहनती और महत्वाकांक्षी थी। वह पूरी लगन से काम करती। कभी नीरू को विज्ञापन के सिलसिले में कंपनी के जीएम से सीधी बात करनी पड़ जाती थी। नतीजा यह हुआ कि कंपनी ने कुछ ही दिनों में वीरेंद्र की जगह नीरू को प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। इस पर घर में महाभारत हो गया और नीरू ने नियुक्ति अस्वीकार कर दी, पर कंपनी ने वीरेंद्र को फिर नियुक्त नहीं किया। माँ ने वीरेंद्र की नौकरी जाने का सारा दोष नीरू के सिर मढ़ दिया और वीरेंद्र फिर शराब में डूब गया। बच्चों के बढ़ते खर्चे और वीरेंद्र के तानों से तंग आकर नीरू ने एक बार फिर प्रयास किया और स्वयं ही भाग दौड़ कर सरकार की महिला स्वरोजगार योजना के तहत बैंक से लोन लिया और फल संरक्षण केंद्र खोल लिया। पर उसके लिए भी उसे घर से बाहर जाना पड़ता था। कुछ दिनों बाद यह काम भी बंद हो गया। बैंक से ऋण वसूली का नोटिस आया। नीरू ने पारिवारिक मकान के प्रमाण पत्र गिरवी रख दिए, इसीलिए रिकवरी नोटिस लेकर बैंक अधिकारी पुलिस के साथ पहुंच गए। वीरेंद्र के हाथ पांव फूल गए और वह नीरू को उसके मायके छोड़ आया। पिताजी ने अपनी सरकारी नौकरी का वास्ता दिखाकर समय मांगा और बैंक की ऋण अदायगी की। इसमें नीरू के और कुछ माँ के भी जेवर बिक गए। राकेश ने भी काफ़ी रुपए भिजवाए। माँ ने ऐलान कर दिया कि वह कमबख्त अब इस घर में दोबारा नहीं आएगी। मैं अपने बेटे का दूसरा विवाह करूंगी। भला वीरेंद्र को इसमें क्या ऐतराज हो सकता था। नीरू मायके में राह देखती रही कि मामला सुलझ जाने के बाद वीरेंद्र उसे वापस लेने आएगा, लेकिन वीरेंद्र नहीं आया। उल्टा वीरेंद्र ने नीरू पर चरित्रहीनता के आरोप लगाए, झूठे गवाह बनाकर नीरू पर तलाक के लिए दबाव बनाया। नीरू ने वीरेंद्र को साफ स्टिक शब्दों में नोटिस भेजा, तुम लोग बाज नहीं आए तो घरेलू हिंसा, मारपीट और घर से बाहर निकालने का केस ठोक दूंगी। जिंदगी में इतनी अधिक ठोकरें खाई थी कि नीरू ने अपने लिए लड़ना सीख लिया था। उसने वीरेंद्र को तलाक नहीं दिया। बाद में पता चला कि नीरू ने दिल्ली जाकर पहले एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में काम किया, फिर प्रॉपर्टी डीलर बन गई। फ्लैट लिया, गाड़ी ली। ससुराल तो कभी नहीं आई, पर बच्चों से उनके स्कूल में मिलती रही।
जन्मदिन पर, त्योहारों पर बच्चों को उपहार भी भिजवाती रही। वर्षों बीतते गए। माँ पिताजी ने कोशिश की कि तलाक दिलवाकर वीरेंद्र की दूसरी शादी करवाए, पर नीरू का संदेश आया कि भूल कर भी ऐसा नहीं करिएगा। वीरेंद्र सन्यासी सा हो गया। बढ़ती उम्र और शराब ने एक अजीब दयनीयता पोत दी थी उसके चेहरे पर। न किसी से मिलना, न कहीं जाना, बस शाम को किसी बहाने से माँ से पैसे लेकर निकल जाता और देर रात नशे में झूमता हुआ घर आता और सो जाता। करीब 8 साल बाद नीरू घर आई, जब पिताजी की मृत्यु हुई थी। शोक के अवसर पर किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। तभी पहली बार सब ने राहुल को देखा था। 25-26 वर्ष का हट्टा कट्टा लड़का चुपचाप बरामदे में बैठा था। सबने उसे नीरू का ड्राइवर ही समझा था। संवेदना व्यक्त करके नीरू चली गई, पर उसके बाद वह अक्सर आने लगी। नीरू ने अपने दोनों बेटों सुधांशु को नौकरी दिलवाने में मदद की और हिमांशु को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलवाया। वीरेंद्र अब अक्सर नोएडा नीरू से मिलने जाने लगा था। फिर एक दिन नीरू ने राहुल की शादी का कार्ड भिजवाया। माँ की जगह नीरू, पिता की जगह वीरेंद्र और दादी की जगह माँ का नाम छपा था। माँ शादी का कार्ड देखकर चौंक गई। उसके 2 ही पोते, फिर यह तीसरा कहाँ से आया? नीरू मिलने आई तो उसने बताया कि राहुल वीरेंद्र और नीरू का बेटा है। उसे नीरू ने गोद लिया है। नीरू का काम इतना फैल गया था कि अकेली के लिए संभालना मुश्किल था, इसीलिए उसने राहुल का सहारा लिया। कागजी कार्रवाई करके बाकायदा उसे अपना बेटा बनाया। जब बेटा बनाया तो शादी भी करनी पड़ेगी। राहुल मेरी संपत्ति का तीसरे हिस्से का बराबर हकदार है। राहुल की शादी के हंसी खुशी के माहौल में माँ ने नीरू से कहा कि अब भी वह लौट आए और अपनी गृहस्थी संभाले। नीरू 1 मिनट तो चुप रही, फिर जैसे फट पड़ी। आप अपने लड़के की फिक्र कीजिए माँ जी, मेरी गृहस्थी तो उजड़ी भी और बस भी गई। उजड़ी तब थी जब मुझे धोखे से मायके पहुंचा दिया गया था कि मामला ठंडा होने पर ले आएंगे, परंतु आप तो शायद मेरी सोत लाने की फिराक में थे। अब मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। पता नहीं मेरे बेटे मेरे रह पाते या नहीं, इसीलिए एक बेटा गोद लेकर अपनाया। अब मैं भी सासू माँ हूँ। मेरा भरा पूरा परिवार है। अब जिसे मेरा साथ चाहिए वह आए मेरे पास। इस घर से मैंने अपने संबंध टूटने नहीं दिया, पर वह संबंध अब आपकी शर्तों पर नहीं, मेरी शर्तों पर रहेगा। पूछिए अपने बेटे से, क्या वे रह सकते हैं मेरे साथ मेरी शर्तों पर, या यूं ही माँ की पेंशन पर जिंदगी गुजारने का इरादा रखते हैं? सब हैरान थे, पर वीरेंद्र के मौन आंसू उसकी सहमति बयां कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानी लेकर आते रहें। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।